जब से हमारी सरकार आई है और मैंने पहले ही दिन से कहा है कि ना तो हम धन को लूटने देंगे, ना धन को लुटाएंगे और ना ही धन को लूटेंगे। यानी कि जो राज्य की संपदा के अधिकार है उसकी लड़ाई का लड़ने का दायित्व हिमाचल प्रदेश की सरकार का है। क्या होता था कि हम कोई केस हार जाते थे और वो 6 मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। 6-6, 8-8 महीने उसकी अपील ही नहीं हुआ करती थी, 2-2 साल अपील ही नहीं हुआ करती थी और प्रदेश के खजाने से लाखों रुपया इस तरह निकाल दिया जाता था। जब मैंने देखा कि JSW ने जो कि कड़छम बांगटू प्रोजेक्ट को JP से ओवरटेक किया, उन्होंने 6% इस आधार पर मना कर दिया कि हमें जो सेंट्रल रेगुलेटरी कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उस गाइडलाइंस के हिसाब से हमें छूट मिली हुई है, हम 6% नहीं देंगे। पहले तो मैंने उनको मनाया, फिर 2 महीने बाद वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे लिया और कहा कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से हम नहीं देना देंगे। मैंने कहा कि ये ऐसा नहीं है, ये प्रदेश की संपदा, प्रदेश के आम आदमी, जनता, किसान, बागवानों का इसमें अधिकार है। इस दृष्टि से हमने उनको कहा और मुझे खुशी है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं किया कि जो वकील रेगुलर चल रहे हैं उन्हीं को लगाया ताकि वो लंबा चलता रहे और JSW को उससे फ़ायदा होता रहे। मैंने कहा उसमें कपिल सिब्बल जी और जो इलेक्ट्रिसिटी के रिनाउंड हमारे वकील है पराग त्रिपाठी जी, वैभव श्रीवास्तव और अनूप रतन की व्यक्तिगत तौर से ड्यूटी लगाई और खुद मैं इस बैठ का फीडबैक करता रहा कि कहीं भी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से कोई भी चूक ना हो जाए। और खुशी इस बात की है कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय हमारे पक्ष में आया और 18% बिजली हमारे को फ्री रॉयल्टी के रूप में जो प्राइवेट प्लेयर है कड़छम बांगटू के, वो हम मिलेगी और तकरीबन 1 साल में 250 करोड़ रुपए की आय हमें होगी। यही नहीं है, ये पहला केस नहीं है। इससे पहले हमने वाइल्ड फ्लावर हॉल जो था, जो ओबराय ग्रुप्स के पास था, जिसमें 23 साल से जिस प्रकार का आवंटन हुआ और हमारे अधिकारों का जो हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट आती रही, सक्सेसिव गवर्नमेंट के बाद जैसे ही हमारी सरकार आई, हमने उस केस को भी तेज़ी से लड़ा और उस केस को तेज़ी से लड़ने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि वाइल्ड फ्लावर हॉल जिससे 1 पैसा नहीं आता था, हमारी इक्विटी उसमें थी, हम घाटे पर ही चले जाते थे। आज सरकार को हर महीने 1,75,00,000 रुपया उससे किराए के रूप में, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के रूप में आ रहा है। यानी कि साल का 20 करोड़ रुपया आ रहा है, जो पहले नहीं आता था। इसके अलावा मैंने और कहा है विभाग को कि जो 23 साल का पिछला भारतीय जनता पिछला जो वाइल्ड फ्लावर हॉल का एरियर है, जो तकरीबन 100-150 करोड़ रुपया बनता है या इससे अधिक बनता है, उसको भी हम उनसे ले रहे हैं और उस केस को भी हम मजबूती से लड़ रहे हैं। और मैंने कहा है कि इस केस में उनसे बात कीजिए, ये हमारी जनता के पैसे हैं, उसमें भी हमें 100-150 करोड़ रुपया आने का संभावना आने वाले समय में है। तो हमारी सरकार जब से आई है, हम ना प्रदेश की जनता की संपदा को लूटने देंगे, ना लुटाने देंगे, ना लूटेंगे। इस दृष्टिकोण से ये हमारे कार्य प्रणाली है और इसका फ़ायदा जनता को हो रहा है, सरकार को हो रहा है। जो जनता की संपदा है वो सरकार की संपदा है, उसको आगे हम विभिन्न योजनाओं पर उस पैसे को लगा सकते हैं। और मैं सभी को, प्रदेश की जनता को भी बधाई देना चाहता हूँ कि ये 250 करोड़ रुपया अब आने वाले कई सालों तक आप लोगों की सेवा में भी खर्च होगा।
देखिए, मैं दिल्ली में तकरीबन 4-5 मिनिस्टर से मिला हूँ और मैं गृह मंत्री जी से मिला हूँ। गृह मंत्री जी को कहा है मैंने कि आप अपनी आंखों से आके देखिए, प्रैक्टिकल देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे गृह मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया कि मैं आऊँगा और जहाँ डिजास्टर हुआ है और वहाँ मैं उस चीज़ को देखूँगा। मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से भी मिला है और उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम आपको जो एडिशनल बोरिंग की बात हमने की है, जो कि ओपीएस के कारण हमारी एडिशनल बोरिंग बंद हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी इसमें तो अगर एडिशनल बोरिंग अभी इसमें तो मैं कुछ आगे आने वाले समय में देखूंगी, लेकिन जो ईएपी है, जो एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट होते हैं, जो ईएपी कहते हैं, जैसे जायका, वर्ल्ड बैंक, एएफडी, ये प्रोजेक्ट एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें 28% हमारा पैसा लगता है, 72% सरकार देती है। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप प्रोजेक्ट बना के भेजिए, उन प्रोजेक्ट के आधार पर हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो मतलब वो प्रोजेक्ट आज हम बनाएंगे, फिर वो नीति आयोग के पास जाएगा और फिर वो दूसरे कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके पास जाएगा, तो 1 साल लग जाता है उनको। तो हमने कहा कि आप थोड़ा सा ये तो कहिए कि कर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा आप हमारे को स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए ताकि जो पैसा हमारे पास आए हम उसको तुरंत प्रभाव से खर्च कर सकें। अभी जो हमारे पास पैसा है वो सरकार के खजाने से जा रहा है ताकि तुरंत प्रभाव से हम उसको खर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात की। मैं नितिन गडकरी जी से भी मिला और नितिन गडकरी जी से मैंने कहा कि बुबू जोड़ टनल की बात है जिससे कि कुल्लू हमारा बहुत शॉर्ट हो जाएगा, पठानकोट से आने वाले समय में कुल्लू की टनल का भी, उस टनल का फ़ायदा होगा। उसकी उन्होंने डीपीआर कंसल्टेंसी बनाने की बात की। तीसरी बात की मैंने कि जो 4 लेन बन रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, इसमें आप लोकल जो इंजीनियर हैं उनसे भी सलाह लीजिए, और जो ये बाहर की कंपनी आती है स्टेट कटिंग करती है जिससे मकानों को खतरा हो जाता है, और जो मकान ढली में गिरा उसके क्लेम की भी मैंने बात की है और उन्होंने बोला हम सबको सहानुभूति भी पूर्वक विचार करेंगे। और दूसरा हमने कहा कि जो शिमला से साला घाट 4 लेन बनना है वो टनलिंग पर बने, और एक हमने कहा कि रामपुर से ये क्या कहते हैं शिमला ढली से जो ढली के आगे 4 लेन बनना है, जो कि साइंस तक बनना है, उसको आप रामपुर तक कीजिए। तो उस दृष्टिकोण से भी मैंने उनसे बात की। और नालागढ़ जो पिंजौर वाला रोड है वो उसमें जल्दी से कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि काम पूरा करे, वो कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के चला गया। और नालागढ़ से गड़ा मोरा तक भी एक टनल प्रपोज करके आगे बढ़ा जाए। बाकी मैं फाइनेंस कमीशन से भी मिला, 16th फाइनेंस कमीशन से, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। हमने अपने फैक्ट्स को रखा क्योंकि फाइनेंस कमीशन की अगले साल रिपोर्ट आने वाली है। तो जो भी हिमाचल के अधिकारों की बात हमने करनी थी वो हमने की। मैं जगत प्रकाश नड्डा जी से भी मिला और जगत प्रकाश नड्डा जी से मेरी इस डिजास्टर पर चर्चा हुई, प्रदेश के विकास पर चर्चा हुई। उन्होंने भी, जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी कहा कि हम सारी जो योजनाएं हैं सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। हम तो ये भी कहते हैं कि हम पूरी सरकार जो है, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में भी प्रदेश के लोगों के संपदा के लिए, प्रदेश के लोगों के अधिकारों के लिए हम मिलने को तैयार है। हमारी कोई ईगो इस मामले में नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे जो आपदा प्रभावित परिवार है, आपदा प्रभावित परिवार जिनकी ज़मीनें बह गई है, जिनके बगीचे बह गए हैं, कम से कम 5 बीघा जगह हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत, वन अधिनियम एक्ट के तहत अगर केंद्र की सरकार हमें अनुमति देती है तो उस जगह में हम उनको स्थापित कर सकते हैं। ये छोटे बागबान हैं जिनके पास, बेचारों के पास लैंड नहीं है, उनको हम चाहते हैं कि किसी तरह अगर सरकारी जगह उनके पास ध्यान में है, सरकारी जो वन भूमि नहीं है, हम उनको लैंड दे देंगे जहाँ वन भूमि नहीं होगी। मैं उनको मकान बनाने के लिए लैंड दे दूँगा। सेंटर से क्या उम्मीद है? मेरी तो संगठन के मामले में कोई चर्चा नहीं हुई, और जो अखबारों में लगाए हैं वो चर्चा मैं अपने मामले में खड़गे जी से मिला हूँ सिर्फ, उसमें 2 चीज़ें लगा दी उन्होंने और कोई चर्चा नहीं हुई। मेरी एक प्रार्थना रहेगी कि कम से कम इतनी तो जानकारी ले करो कि चर्चा नहीं हुई। अभी कोई इसमें संगठन की तरफ हमारा अभी ध्यान इसलिए नहीं गया कि अभी हम आपदा से निपट रहे हैं और ये बरसात का मौसम है। अभी हमें बागबानों की समस्या चली हुई है, आपदा प्रभावित परिवार हमारे अभी
जो हमने कहा किराए के मकान पर रहने को बोला, वो अभी किराए के मकान पर रह रहे नहीं रह रहे। ये सब चीज़ों से लड़ने की बात है। कोई और यहाँ न्यूज़ लगी कि संगठन में ये बदला जा रहा है, अभी कोई बदलने की कोई स्थिति नहीं, ना कोई इसमें चर्चा हुई, ये भी बता दूंगा। अभी तो शुरुआत है और आपदा राहत परिवारों को राहत देने के लिए हमारी जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें आपदा राहत पैकेज दिया जाएगा। ये तो होगा हमारे जो संसाधन है व्यक्तिगत तौर से, लेकिन एक चीज़ और है कि जो स्पेशल रिलीफ फंड सरकार को डेवलपमेंट कार्य के लिए मिलना चाहिए, वो नियमों और कानूनों के कायदे से थोड़ा सा हटकर ऐसी स्थिति में स्पेशल रिलीफ पैकेज होना चाहिए जिसमें सरकार को अपने द्वारा खर्च करने की अनुमति हो, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से खर्च करना है। सेंटर से अब आशा है और बड़ा सार्थक उनसे बातचीत हुई है और मैंने उनको बताया कि मंडी जिला में हमारा बहुत अत्यधिक नुकसान हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के एरिया में भी काफ़ी बहुत नुकसान हुआ है। अगर सरकार के संसाधनों को देखा जाए तो वो कम है, लेकिन आप अगर स्पेशल रिलीफ पैकेज देंगे तो हम उसमें तेज़ी से आगे कार्य करेंगे। देखिए, राज्य सरकार ने तो हस्तक्षेप किया है, राज्य सरकार ने तो कहा है, और मैं आज इस बागवानी के मामले में जो फल से लदे हुए सेब काटे जा रहे हैं, हमारी सरकार उस पक्ष में नहीं है। हमारी सरकार चाहती है कि कम से कम अभी इन पेड़ों को ऑक्शन करने का हमें समय दिया जाए। इन पेड़ों को अगर हम ऑक्शन किया जाए, और मैं अभी बागवानी मंत्री जी से भी इस संदर्भ में बात करूंगा, एक बैठक बुला रहा हूं मैं, और हमें कैसे आगे बढ़ा जाए। और निश्चित तौर पर इस दृष्टिकोण से हम सरकार के पास अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट हमारे इस मामले में कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट कैसे जाना और क्या किन आधार पर जाना, उन सब कानूनी पहलुओं को के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे।